अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्राम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि आपको पता है हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी निकलती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से वो कितनी निकलती है और कैसे कैसे निकलती है। एक एक पॉइंट करके आपने MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने इस टॉपिक को याद रखना है। लेकिन MCQs के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रिब्स साइकिल और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पढ़ा तब तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। पहले आप लोग वो लेक्चर्स लें, उसके बाद इस टॉपिक की तरफ आएँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो उन्हीं का एक ख़ुलासा, जैसे आप कह सकते हैं वो ख़ुलासा है। तो जहन में रखिएगा कि हमारे पास NADH2 या NADH और FADH2 जो हैं ये बन जाते हैं कब? ग्लाइकोलाइसिस और क्रिब्स साइकिल के दौरान। जहन में रखिएगा कि NADH2 जो है ये तो दोनों में बनता है, लेकिन FADH2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नहीं बनता, क्रिब्स साइकिल में बनता है। अब जब ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रिब्स साइकिल के दौरान, जब ये चीज़ें बन जाती हैं, उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ें क्या कर देती हैं? खारिज कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन को। ऐसे इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं जिनके पास एनर्जी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं किस चीज़ की तरफ? एक चेन की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। और किस प्रोसेस की मदद से ये खारिज करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। तो आप जहन में रखिएगा बाय केमियोस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से। ये सारी चीज़ें मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आप देखिएगा कि ATP जो है वो यील्ड है, मतलब ATP जो है वो पैदावार है। कहाँ से बनती है? NADH से और FADH2 से। जहन में रखिएगा कि जो आपके पास NADH2 है या NADH है, इसमें से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब यहाँ से निकलते हैं 3 ATP के मालिक्यूल, मतलब कि एक NADH 3 ATP के मालिक्यूल के बराबर है। और इसी तरह FADH2 की अगर बात करें तो यहाँ से हमारे पास 2 ATP के मालिक्यूल जो है वो क्या होते हैं? निकलते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है ताकि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप देखिएगा जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो उनको एक एक करके जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लूकोज को तोड़ा गया था पायरुवेक एसिड के अंदर, और इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया था। मतलब कि ग्लूकोज को पायरुवेक एसिड के अंदर जब तोड़ेंगे तो ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पर हुआ था? मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ में, साइटोप्लाज्म में। और इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया था। और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान जहन में रखेंगे 2 ATP यूज़ होते थे। 2 ATP यूज़ होते थे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और 4 ATP बनते थे। तो बनते कितने थे? 4। यूज़ कितने होते थे? 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मुनाफा हुआ है, जो नेट ATP बचा है, वो कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो नेट ATP, डायरेक्ट ATP बनते हैं, उनकी मिकदार 2 है, तादाद 2 है। और इसी प्रोसेस के दौरान NADH भी बनते हैं, मतलब कि NADH2 भी बनते हैं, उनकी तादाद कितनी थी? 2 थी। और मैंने आपको पहले बताया है कि एक NADH जो है, एक NADH वो कितने बना सकता है ATP? तो मैंने कहा था 3। तो 3 ATP बनते हैं एक NADH से। और यहाँ पर NADH कितने हैं? तो 2 हैं। 2 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बनता है 6 ATP। लेकिन यहाँ पर मैंने कितना लिखा हुआ है? 4, मतलब 4 ATP लिखे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सारे का सारा प्रोसेस जो है कहाँ पर हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म में। इसलिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो NADH बनते हैं वो डायरेक्ट मतलब 3 ATP नहीं बना सकते, इसलिए इनमें से एक NADH जो है वो 2 ATP को बनाएगा। तो 2 NADH हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि 2 को 2 के साथ ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 4 आता है। इसलिए हालांकि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 6 ATP बनने चाहिए थे, 2 मतलब 4 क्यों बने? तो जहन में रखिएगा वैसे एक NADH 3 ATP बनाता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट जो एक NADH होगा वो 3 ATP को नहीं बनाएगा, 2 को बनाएगा। इसलिए क्योंकि 2 NADH हैं, तो एक 2 को बना रहा है, तो 2 ज़रब 2 हो जाएगा, तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इसका मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो नेट ATP बनी है वो 2 है, जो NADH की मदद से बनी है वो 4 है। ये आपने माइंड में रखना है। अब इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेक एसिड बनता था वो 2 बनते थे।
आपने अगर नहीं पढ़ा तो लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है वो 2 पायरुविक एसिड बन गए थे। अब पायरुविक एसिड के बाद एक लिंक रिएक्शन चलता है और इस लिंक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। ये आपके पास यहाँ पर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगी और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से कितने NADH बनते हैं, 2 NADH बनते हैं, जहन में रखेंगे। तो यहाँ पर जो NADH बनेगा तो एक NADH जो है वो 3 ATP को बनाएगा। ये वाला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हुआ था, इसलिए यहाँ पर कम ATP बने थे। लेकिन ये जो आपके पास पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब कि जो लिंक रिएक्शन चलेगा, जिसको हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहेंगे, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रिब्स साइकिल के दरमियान होता है, तो यहाँ पर 2 NADH बनते हैं और 2 NADH बनेंगे। एक NADH जो है वो कितने ATP को बनाता है, 3 को। तो यहाँ पर 2 NADH हैं तो 2 ज़रब 3 कर देंगे, यहाँ पर कितने ATP बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ये याद कर लें आप। अब इसी तरह पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जब हो जाएगी तो लास्ट में बनेगा क्या चीज़ आप जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा तो उसके बाद इसको दाखिल किया जाएगा किस चीज़ में, क्रिब्स साइकिल में। और इस दौरान जो नेट ATP प्रोड्यूस होती है वो 2 है, ये याद रखना है। क्रिब्स साइकिल के दौरान ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं। और इसी क्रिब्स साइकिल के दौरान जो NADH बनते हैं वो 6 बनते हैं। वहाँ पर एक साइकिल में 3 बनते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक पायरुविक एसिड एक साइकिल को चलाएगा, दूसरा पायरुविक एसिड दूसरे क्रिब्स साइकिल को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह क्योंकि एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल COA बनेगा तो एक सर्कल चलेगा, तो वहाँ पर 3 NADH बनेंगे। क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद, इसलिए डबल रिएक्शन चलता है। और इसलिए डबल रिएक्शन के दौरान जो ATP बनती है वो 2 है, जो नेट ATP है, जो नफ़ा वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो NADH बनते हैं वो 6 हैं और जो FADH बनते हैं वो 2 हैं, जहन में रखिएगा। अब एक NADH मैंने पहले कहा हुआ था, ये कितने ATP को बनाता है, 3 ATP को। तो टोटल कितने NADH हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर आप 6 कर देंगे और ये 18 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर 18 ATP बनते हैं। और एक FADH की 2 जो है वो 2 ATP को बनाता है, तो 2 टोटल हैं, तो 2 ज़रब 2 कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब इन सब को अगर हम जमा करें तो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं, ATP 36। इसका क्या मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान जो आपके पास मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, वहाँ पर कितने ATP बनेंगे, 36 ATP बनेंगे। ये आपके पास MCQs के हवाले से याद कर सकते हैं आप लोग। और ये जो टेबल है ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आ सकती है। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक स्पेशल केस दिया हुआ है, उसकी अगर वजाहत करते जाएँ तो NADH फ्राम ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH बनते हैं, पहले मैंने आपको बताया है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो कहाँ पर होगी ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर जो NADH बनते हैं तो आप जहन में रखेंगे, यहाँ पर NADH भी बनते हैं कब, जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। और इसलिए क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में सारे का सारा प्रोसेस हुआ है, तो इसलिए ये NADH भी साइटोप्लाज्म में बने हैं। इसलिए साइटोप्लाज्म के अलावा इन NADH को बाहर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ तक पहुँच सकें। इसलिए जो NADH बनते हैं उनमें से एक ATP जो है वो इस्तेमाल हो जाती है ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीज़ बनी है। वैसे तो NADH जो है वो 3 ATP बनाता है, लेकिन यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH बने हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार के अंदर। इसलिए NADH को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो इसलिए एनर्जी ATP मतलब टोटल 3 ATP बनने थे तो उनमें से एक खर्च हो जाती है। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान जो NADH बनेगा वो 3 ATP को नहीं बनाएगा, कितने को बनाएगा, 2 को बनाएगा। यही बात लिखी हुई है कि ईच NADH, हर NADH ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो बनता है वो क्या करता है, 2 ATP को बनाता है इंस्टेड ऑफ 3, मतलब 3 की बजाय। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है इसमें जो NADH बनते हैं वो 4 ATP को बनाएंगे। ठीक है, इनमें से एक NADH 2 को बनाएगा, तो 2 है तो 4 हो जाएगा। लेकिन बाकी जहाँ पर NADH बनेगा वो
एक NADH कितने को बनाएगा, 3 ATP को बनाएगा। ये बातें आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो नेट ATP प्रोड्यूस हुई है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, अगर हम इसकी बात करें तो जहन में रखिएगा कि टोटल ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में या एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के दौरान 36 ATP बनते हैं। कब? एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन अगर नहीं है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर 2 ATP बनेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत 18 गुना मोर एफिशिएंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जहन में रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अलावा, ग्लूकोज के अलावा अगर बात की जाए, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज अ फ्यूल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हमने ग्लूकोज को तो इस्तेमाल किया, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह जो है वो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं, ये हमने देखना है। तो जहन में रखिएगा कि हमारी खुराक के अंदर, हमारी डाइट के अंदर ग्लूकोज डायरेक्ट मौजूद नहीं होती, फ्री मौजूद नहीं होती, और हम इस्तेमाल करते हैं डाइसक्राइड्स को, जैसे कि सक्रोज, पॉलीसक्राइड्स को, जैसे कि स्टार्च, इसी तरह प्रोटीन्स और फैट्स को, इनको हम मतलब इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें भी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती हैं। तो कैसे इस्तेमाल होती हैं ये हमने देखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी और लिपिड्स भी। तो इन सब ने सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेना है। कैसे लेते हैं वो हमने देखना है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, जब हम उसे खाते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूटकर ग्लूकोज मतलब शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लिपिड्स जो हैं जब हम इनको खाते हैं तो वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आगे देखिएगा कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो किस तरह इस्तेमाल होंगे, एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने जो है वो देखना है। अब आप जहन में रखिएगा कि जो अमीनो एसिड बनेंगे प्रोटीन से, उनमें से अमोनिया जो है निकल जाता है, ये जहरीला मादा होता है। ठीक हो गया, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। और बाकी जो चीज़ें बचेंगी उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हो जाती हैं, और इसी तरह कुछ चीज़ें एसिटाइल कोएंजाइम में इस्तेमाल हो जाती हैं इसको बनाने में, और इसी तरह कुछ चीज़ें जो है वो क्रिब्स साइकिल में इस्तेमाल हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो प्रोटीन खाई गई, प्रोटीन के अंदर से मतलब कि अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड में से अमोनिया को निकाल दिया गया, बाकी चीज़ें जो हैं वो इंटरमीडिएट मतलब कंपाउंड बन जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के, जो कि हिस्सा ले लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो कि हिस्सा लेते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर, जो कि हिस्सा लेते हैं क्रिब्स साइकिल के अंदर। और इस तरीके से जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होकर जो है वो किस चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं, ATP को। इसी तरह अगर देखा जाए कि आपके पास जो शुगर थी, मतलब कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, वहाँ से शुगर बनेगी। शुगर डायरेक्ट ग्लूकोज को बनाकर ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हो जाएगी, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा, वहाँ से फिर पायरुविक एसिड बनेगा। ये सारे का सारा पता है आप लोगों को कौन सा प्रोसेस है। ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम मतलब कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर इसने क्रिब्स साइकिल में दाखिल होना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही थी। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा था। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। और इस चीज़ में आपने देखा कि प्रोटीन भी इस्तेमाल हो गई, ग्लूकोज भी इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हमने जो है वो किस चीज़ को खाया हुआ है, लिपिड्स को। लिपिड्स से ग्लाइसरॉल जब बनता है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को बनाता है। फैटी एसिड जो है वो टूट कर किसको बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A को। इसी तरह ये फिर ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होगा, ये फिर आगे क्रिब्स साइकिल को चलाने में हेल्प करता है। और इस तरीके से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी हो जाता है, मतलब इन खुराकों को खाने से। और इसी तरह यहाँ से हम ATP हासिल करते हैं। उसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। उसके बाद ये क्रिब्स साइकिल में दाखिल हो जाता है, और इसी तरह क्रिब्स साइकिल के दौरान एनर्जी भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। और इसके बाद जहाँ से जो NADH और FADH2 बनते थे उनको फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजा जाएगा और केमियोस्मोसिस की तरफ, और यहाँ से ATP भी बनेगी और पानी का मॉलिक्यूल भी बनेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज डायरेक्ट मतलब इस्तेमाल ना हो अगर, तो खुराक जो हम खाते हैं वो भी जो है किस चीज़ में सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जाकर ATP को बनाने में हेल्प कर सकती है। इसी तरह अगर हम डायग्राम के अलावा अगर इसको थ्योरेटिकली देखें तो पेपर में कैसे लिखेंगे, तो आपने पेपर में ऐसे लिखना है। तो आप देखिएगा कि जो हम मतलब खुराक खाते हैं और वो कौन से वाली, कार्बोहाइड्रेट्स वाली। तो जहन में रखिएगा मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं सिंपल शुगर में, और सिंपल शुगर में चेंज होने के बाद जैसे कि ग्लूकोज है वो दाखिल हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में शामिल हो जाएगी और ग्लाइकोलाइसिस से ATP बनेगी। ठीक हो गया। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रिब्स साइकिल होगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्रिब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एनर्जी बनेगी। इसका क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपके पास प्रोटीन्स। तो जब प्रोटीन को हम खाते हैं तो प्रोटीन जो है वो पहले डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ज़्यादातर अमीनो एसिड जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जो मतलब प्रोटीन्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं, और इनमें से कुछ
एमिनेटेड हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ से अमोनिया निकल जाता है, अमीनो ग्रुप निकल जाता है। उसके बाद इनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब सॉरी, इनको चेंज किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट कंपाउंड के अंदर, जैसे कि पायरुविक एसिड, इसी तरह एसिटाइल CoA और क्रिप्स साइकिल के इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये सारी की सारी चीज़ें फिर ग्लाइकोलाइसिस को चलवाते हैं। इसी तरह आपके पास पायरुविक एसिड जो है वो पायरुविक एसिड जो है, इसके बाद पायरुविक आपने पढ़ा होगा एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड था ये फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A फिर क्रिप्स साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह क्रिप्स साइकिल के इंटरमीडिएट कंपाउंड भी क्रिप्स साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब ये सारे के सारे प्रोसीजर चलेंगे तो यहाँ से NADH और FADH2 बनेंगे, वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे दिए जाएंगे और वहाँ से भी जो है वो क्या बनेगी, ATP बनेगी। तो जहन में रखिएगा, ये जो आपके सारे के सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बने हैं, तो ये कंपाउंड दाखिल हो जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में और ATP प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जो हमने खुराक खाई, अगर उसमें जो लिपिड्स है उसको वो किस तरह हेल्प करेगी, तो जहन में रखिएगा लिपिड्स के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और ये जो लिपिड्स हैं ये टूट जाते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। जो ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर, और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये फिर ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होता है, ग्लाइकोलाइसिस को चलवाता है। और फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल CoA में, और ये आगे जाकर क्रिप्स साइकिल को चलवाते हैं। और ये जो आपके पास दोनों चीज़ें बनी हैं, मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और एसिटाइल CoA, ये दोनों जो है वो दाखिल हो जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, और इस तरह हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है और हमें ATP मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के अलावा भी जो हम खुराक खाते हैं वो खुराकें भी, वो फूड्स भी जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होकर ATP को बनाकर सेल को दे देते हैं और हम जो है उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने स्टडी किया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।